नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन। साथियों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की राजनीति लगातार तीव्रता से बदलती जाती है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं, किंतु क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों के अनुकूल नहीं था, वह बंगाल में क्रांति लाने का प्रयास करता है। इसलिए मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम भी शीघ्र ही इस बात को समझ जाता है कि अंग्रेज बंगाल का शोषण कर रहे हैं, अपनी कंपनी का हित देख रहे हैं। इसलिए मीर कासिम भी बंगाल में एक क्रांति लाने का प्रयास करता है। दो महत्वपूर्ण फैसले, एक मुंगेर बिहार में अपनी प्रशासनिक राजधानी को लेकर जाना और दूसरा सारे बंगाल में सभी व्यापारियों के लिए व्यापार कर मुक्त कर देना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी फैसले मीर कासिम के द्वारा लिए गए। ये अंग्रेजों के लिए चुनौती थी, क्योंकि इस कारण से अंग्रेजों को 1717 में जो बादशाह फर्रुखशेर के द्वारा शाही फरमान के अंतर्गत एक विशेष अधिकार था कि वे बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकते थे, अब यह विशेष अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब बंगाल में सभी व्यापारी करमुक्त व्यापार कर रहे थे। इसके कारण अब 3 युद्ध होते हैं, अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनाला का युद्ध। और इन तीनों युद्धों में मीर कासिम की निर्णायक हार होती है। मीर कासिम यहाँ से भाग जाते हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लेते हैं। मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय मिलकर एक त्रिकूट सेना बनाते हैं और वे 1764 में बिहार बक्सर में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। 1764 के इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम फिर से भाग जाता है और अब शाह आलम द्वितीय दिल्ली के बादशाह को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि, इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज करते हैं और 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। ये दोनों संधि संयुक्त रूप से इलाहाबाद की संधि कहलाते हैं। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। क्लाइव को ब्रिटेन से खासकर भारत बुलाया जाता है इस संधि के लिए। इस युद्ध के महत्ता को देखते हुए, इस युद्ध में विजय की महत्ता को देखते हुए क्लाइव को ब्रिटेन से भारत बुलाया जाता है, जो कि 1760 में ही ब्रिटेन लौट चुका था। क्लाइव 1765 में भारत आता है और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को करता है। इस संधि में जो कुछ बातें थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। इसकी वैधता दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को दे दी गई। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को देने का वादा करते हैं। ये क्षेत्र अवध के नवाब के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। उनका वादा था कि आने वाले समय में जो वे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि करने वाले हैं, इसमें वे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शुजाउद्दौला से हासिल करेंगे और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप देंगे। 26 लाख रुपए पेंशन शाह आलम द्वितीय के लिए अंग्रेज देने का वादा करते हैं। अंग्रेज बड़ा सोच समझकर, बड़ी रणनीतिक तरह से चाल चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, संधि कर रहे थे। शाह आलम द्वितीय के साथ बड़ी नरमी से वे पेश आते हैं। अब आप देखिए कि वे शुजाउद्दौला के साथ जब 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि करते हैं, 16 अगस्त को शुजाउद्दौला के साथ जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें जो बातें थी, पहला कि कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को वे शुजाउद्दौला से हासिल करते हैं और शाह आलम द्वितीय को सौंप देते हैं। इसके पश्चात वे अवध के क्षेत्र के अंतर्गत चुनार का किला वे अपने अधिकार में ले लेते हैं। 50 लाख रुपए वे शुजाउद्दौला से सैनिक हर्जाने के तौर पर भी वसूल करते हैं। आप देख सकते हैं कि वे शुजाउद्दौला के साथ कितनी कठोरता से पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय की आवश्यकता उन्हें आने वाले भविष्य में हो सकती है और कई कार्य जो वे करेंगे उसकी वैधता के लिए वे शाह आलम द्वितीय से कह सकते हैं।
इस प्रकार वे बड़ी रणनीतिक रूप से यह चाल चलते हैं। 1765 में क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की जाती है। यह द्वैध शासन की व्यवस्था क्या थी? साथियों, सालम द्वितीय ने पूर्व से ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। दीवानी के अधिकार का तात्पर्य है राजस्व की वसूली या जनता जो कुछ टैक्स देगी इसे अंग्रेज वसूल करेंगे। द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत निजामत का कार्य बंगाल का नवाब करेगा। 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेज मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर के बाद उनका पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। उसके पश्चात सैफुद्दौला, क्योंकि अब जो भी ये बंगाल के नवाब बन रहे थे ये पेंशन पर थे, क्योंकि राजस्व तो अंग्रेज वसूल कर रहे थे। बंगाल के नवाब के हाथ में निजामत का कार्य था, अर्थात बंगाल का नवाब शासन प्रशासन, लोक कल्याण के कार्य, न्याय का कार्य, यह सब कुछ बंगाल का नवाब करेगा, लेकिन धन की वसूली अंग्रेज करेंगे। आप समझ सकते हैं, देखिए किसी भी राज्य का शासन प्रशासन का जो मूल है वो धन है, अर्थ है। बिना धन के, बिना अर्थ के वे क्या कर सकते थे? इसे कहा गया अंग्रेजों की इस व्यवस्था में, जहां अंग्रेज दीवानी अधिकारों को लिए हुए थे, राजस्व वसूल कर रहे थे, इसे कहा गया बिना उत्तरदायित्व के अधिकार। और नवाब जो बिना धन के निजामत का कार्य कर रहे थे, इसे कहा गया बिना अधिकार के उत्तरदायित्व। साथियों, इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज बंगाल का इतना शोषण करते हैं, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ता है। 1772 तक यह व्यवस्था बंगाल में रहती है, जब तक कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का नया गवर्नर बनकर आता है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। साथियों, 1786 में भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बनकर आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 1764 से और 1784 के बीच का भारत का शासन सबसे अधिक भ्रष्ट शासन था और पूरी दुनिया में इससे अधिक भ्रष्ट शासन कभी नहीं देखा गया।